हो तो इस साल की शुरुआत में फरवरी 15 को एक खबर आई थी जब पुतिन ने कहा था कि रूस कैंसर वैक्सीन बनाने के बिल्कुल नजदीक है। हमने इस पर अपनी पाठशाला पर ही सेशन किया था कि कैंसर वैक्सीन बनाने के करीब रूस। तो आज हमें इस खबर को करते हुए बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपको फरवरी में जब हमने ये खबर दी थी कि ये करीब है और आज खबर ये दे रहे हैं कि ये बना चुके हैं, इसका मतलब ये है कि रूस ने जो कहा वो करके दिखाया। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है मैसेंजर आरएनए तकनीक, जिसके माध्यम से यह कैंसर को खत्म करेगी। कैंसर खुद क्या होता है, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। साथियों, बात है कैंसर की, तो एक आसान भाषा में जो लेमैन लैंग्वेज में समझाई जाने वाली बात है वो ये है कि अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं का होने वाला विभाजन कैंसर कहलाता है। कोशिका का विभाजन हम सबकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। हम जब पैदा हुए थे तब से और अब के साइज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम इत्तु से थे और अब इतने बड़े हो गए हैं। तो ये जो शरीर का अंदर विकास हुआ ये कोशिकाओं के विभाजन से ही हुआ। तो कोशिकाओं में जो विभाजन हुए ये अर्धकोशिकीय और समकोशिकीय जो विभाजन थे, उनमें से जब हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है तो वो एक तरह के समकोशिकीय विभाजनों से शरीर की वृद्धि होती गई और हम बड़े होते चले गए। आकार बढ़ता चला गया, अंग वहीं की वहीं है और हम अपने शरीर में वृद्धि करते चले गए। जहां तक बात जननांगों की हो, वहां पर ही हमने अर्धसूत्री विभाजन कोशिकाओं के अंदर देखे जब हमने अंडे या फिर शुक्राणु बनते हुए देखे। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि शरीर का आकार बढ़ता चला गया, लेकिन अगर यहीं पर बढ़ता आकार कहीं पर गति को अनियंत्रित दिशा में बढ़ा देता, बिल्कुल अदरक की तरह, मतलब अदरक किसी तरह से छोटी पीस से बड़े पीस में जब कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो कहीं से भी बढ़ने लगे, दाएं बाएं निकलने लगे, अपने पैटर्न को तोड़कर चलने लगे, तो वही अनियंत्रित व्यवस्था कहलाती है। और इस तरह का अनियंत्रित विकास कैंसर कहलाता है। शरीर में कैंसर डब्ल्यूएचओ की परिभाषा के हिसाब से भी ये अपने आप में कोशिकाओं का ही एक ऐसा विभाजन है जो कि सेहतमंद कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ता है। बॉडीज की जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से शरीर के विभिन्न भागों में बढ़ती है तो कैंसर कहलाती है। अच्छा, तो यहां पर यही बढ़ी हुई कोशिका जो अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती है, ये ट्यूमर का रूप ले लेती है, गांठ का रूप ले लेती है। और जब ये ट्यूमर बनती है तो वो अपने आसपास की अन्य कोशिकाओं को या अन्य अंगों को प्रभावित करती है। मान लीजिए यह एक नॉर्मल सेल है, इसमें कोई एक कोशिका ने अनियंत्रित गति से बढ़ना शुरू किया और जब बढ़ना शुरू किया तो वो इस प्रकार से अनियंत्रित होकर के नया रूप धारण कर ली। अब यह स्थिति कहीं पर भी हो सकती है, तो उसी आधार पर कैंसर के नाम भी होते हैं। मुंह के गुहा में होती है तो ओरल कैविटी कैंसर, लिम्फ में होती है तो लिम्फ नोड, ब्रेस्ट में तो ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड, लंग कैंसर, स्टोमक, लीवर, कोलन, तमाम प्रकार के जहां जहां पर कैंसर हो उस तरह से कैंसर के नाम जाने जाते हैं। लेकिन इनमें से भी जो सबसे प्रमुख मेजर कैंसर्स हैं उनमें महिलाओं के ब्रेस्ट में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, मुंह की गुहा में होने वाले ओरल कैंसर, सर्वाइकल में होने वाले सर्वाइकल कैंसर, कोलन में यानी कि आमाशय के अंदर और ये जो आंतड़ियां हैं उनमें होने वाले कैंसर कोलन कैंसर, और लंग में होने वाला लंग कैंसर, ये प्रमुख टाइप हैं। दुनिया का अगर 2020 का आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 1 करोड़ लोगों की जान केवल कैंसर से गई थी। हर 6 मौत में से एक मौत कैंसर से हो रही थी और उनमें भी ब्रेस्ट से होने वाली मौत सबसे ऊपर थी, उसके बाद लंग, फिर कोलन और रेक्टम, फिर प्रोस्टेट, फिर स्किन और स्टोमक कैंसर का नाम था। इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग चीज है वो ये कि 2040 तक कैंसर से होने वाली मौतों में जो 2/3 मौतें हैं वो गरीब देशों में होंगी, लो इनकम और लो मिडिल इनकम कंट्रीज में होंगी। यानी कि यह नहीं कि ये अमीरों को होने वाली बीमारी है। जैसे डायबिटीज के लिए शुरुआत में एक लाइन जोड़ी गई थी, साहब अमीरों की बीमारी है, यहां पर तो लो और लो मिडिल इनकम कैटेगरी में होने वाली बीमारी है। तो क्या इंसानियत ने इससे बचने के लिए प्रयास नहीं किए? बिल्कुल किए। प्रयास में सबसे पहले तो इसको पहचानना कि ये बीमारी है। यहीं से ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ दुनिया को 1882 में सबसे पहले इसका ब्रेक थ्रू मिला। धीरे धीरे लोगों ने एक्सरे की मदद से कैंसर कोशिकाओं को पहचानना शुरू किया। समय बीता तो फिर धीरे धीरे हार्मोन की थेरेपी देना प्रोस्टेट कैंसर में शुरू किया गया। 1958 तक पहुंचते हुए वर्ल्ड वॉर के हथियारों से कीमोथेरेपी का आइडिया, यानी कि कैसे केमिकल्स डाले जाएं जो कोशिकाओं को मार सकें, उसका आइडिया निकल कर आया। 1997 तक पहुंचते हुए कैंसर की थेरेपी में और काम होने लगा
2009 में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मिली और 2010 में प्रोस्टेट कैंसर की वैक्सीन मिली। तो दो वैक्सीन ऑलरेडी अभी वर्क कर रही हैं और दुनिया भर के देश इससे निपटने में फिलहाल लगे हुए हैं। सब अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। यूके तैयारी में लगा हुआ है, अमेरिका तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिका इसमें AOH 1996 के नाम से इसका ट्रायल कर रहा है। सितंबर 2023 में ट्रायल किया था, क्योंकि एक बच्ची थी 1996 में नाम था उसका आना ओलिविया हिली, तो उसी के नाम पर AOH नाम से इन्होंने एक वैक्सीन का गठन किया 1996 के नाम पर, कि हम उसी के नाम पर ही वैक्सीन बनाएंगे, क्योंकि किसी बच्ची की जान कैंसर ने ले ली थी। तो तमाम प्रकार से दुनिया भर में कैंसर पर रिसर्च चल रही है। तो रूस भी लगा हुआ था कैंसर की वैक्सीन की खोज में। इसी में इन लोगों ने मैसेंजर RNA वैक्सीन खोज डाली। अब ये क्या है कहानी? असल मायने में जो मैसेंजर RNA, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA RNA के अंदर बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, उनके अंदर पाया जाता है। तो मैसेंजर RNA क्या करता है? शरीर में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन निर्माण में योगदान देता है। अगर हमारे शरीर में कोई एंटीजन एंट्री कर जाए तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी के निर्माण के लिए मैसेंजर RNA प्रोटीन निर्माण करवाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है। तो ऐसे में हो ये रहा है कि अगर कोई कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होना शुरू हो गई, तो उस अनियंत्रित विभाजित कोशिका का भी कोई ना कोई प्रोटीन सीक्वेंस होगा। उस प्रोटीन सीक्वेंस को हमारे ही शरीर के अंदर एंटीबॉडी पहचानना शुरू कर दे कि ये हमारा दुश्मन है, तो काम हो जाएगा। लेकिन मुसीबत क्या है? कैंसर कोशिका है भी तो अपने ही शरीर की ना, बाहर से तो आई नहीं। तो उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाना अपने आप में एक टफ टास्क है। क्यों? क्योंकि उसकी वृद्धि बहुत तेज हो रही है। वृद्धि तेज है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी समझ ही नहीं पा रही खुद के खिलाफ कैसे लड़ना है। इसी के लिए इन्होंने तकनीकी अपनाई है। इनका कहना है कि जो वृद्धि कर रही कैंसर सेल्स हैं, हम उनका प्रोटीन निकालकर उन्हें शरीर में इंसर्ट कराएंगे। मतलब आपके शरीर से ही प्रोटीन निकाला और उस प्रोटीन को फिर से आपके शरीर में एज एन एंटीजन एंट्री कराया, मतलब बाहर से एंट्री कराया, एक तरह से फॉरेन एलिमेंट के रूप में एंट्री कराया। जब वो फॉरेन एलिमेंट के रूप में एंट्री हुआ तो फिर आपकी बॉडी ने बाहर से आया हुआ उसे मानकर उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए विकास कार्य मैसेंजर को सौंपा कि मैसेंजर RNA लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाओ। यही असल मायने में वैक्सीन का प्रक्रिया होता है कि बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट आपके अंदर डाला जाए बॉडी में, उसके खिलाफ हमारा शरीर लड़ने के लिए सारे के सारे हथियार लेके चढ़ पड़ता है, अपनी इम्यूनिटी को बड़ा करने लगता है। बस इसी इम्यूनिटी को बड़ा करने की प्रक्रिया यहां पर रूस अपना रहा है। ऑलरेडी कैंसर जिनके शरीर में है, उन्हीं के शरीर में इस तरह से वैक्सीन लगाई जाएगी। दोबारा समझिए, जिनके शरीर में कैंसर है उन्हीं के ट्यूमर से प्रोटीन निकालकर एज एन एंटीजन आपके शरीर में डाला जाएगा। मतलब पहली बात, ये प्रिकॉशनरी लगाए जाने वाली वैक्सीन नहीं है कि आपको लगता है कि कहीं हमें कैंसर ना हो जाए तो चलो इंजेक्शन ठुकवा लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। ये उनके लिए ही है जिनके शरीर में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये टेक्निक आधा घंटे में उनके शरीर से ही नई वैक्सीन बना सकती है। अब ये कैसे संभव है? तो यहां से आपके कैंसर सेल से एंटीजन को बाहर निकालना, प्रोटीन निकालना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके अकॉर्डिंग मैसेंजर RNA को इनवाइट करने का तरीका खोजना, ये काम इन्होंने खोज लिया है। मतलब ये मैन टू मैन टारगेट करके बनाई जाने वाली पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। ये सबके लिए, मतलब एक ऐसी चाबी नहीं है जो सारे ताले खोल दे, मास्टर की नहीं है, व्यक्ति पर निर्भर करती है। यानी कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, बकायदा इसके लिए तकनीकी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा। जब आपके सैंपल्स के आधार पर तकनीकी खुद से खुद को डिराइव करके नई वैक्सीन आपके लिए बना कर देगी। यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये वैक्सीन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की वैक्सीन होगी। यानी कि एक सबके लिए संभव नहीं है, इसीलिए यह समय लगा था और इन्होंने इस काम को कर दिखाया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए कि यह हर कैंसर के लिए अलग है, व्यक्ति विशेष के लिए अलग है और